हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और इस क्रम में हमारे 4 लेक्चर अब तक हो चुके हैं और आज जो 5वां लेक्चर होगा इसमें हम जीएस पेपर 1 के पाठ्यक्रम, चुनौतियाँ, रणनीति क्या हो एवं कौन सी किताबें पढ़ी जाएं इस पर गहन चर्चा करेंगे। बेसिकली जो हम चर्चा करेंगे वो पूरी तरह से लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होगी कि क्या करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद एक जो 2-3 कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हर बार मैं लेक्चर शुरू करने से पहले देता हूं। आप ये जो 4 लेक्चर इसके हो चुके हैं इस सीरीज़ के, कृपया उसको देखें क्योंकि उसमें हमने जीएस पेपर 4 के पाठ्यक्रम की चर्चा कर ली थी। आने वाले लेक्चर सीरीज में जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 बचा हुआ है, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो क्या कृपया इसे अधिक से अधिक जल्दी से सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके बढ़ने में अपना योगदान दें। और मेरे बारे में भी आप जान लीजिए कि 2019 की जो सिविल सेवा की एग्ज़ाम हुई है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ हाल ही में, और इसके पहले मैं आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट हूँ और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंडिया में सबसे प्रतिष्ठित आप कह सकते हैं स्कॉलरशिप है। मुझे लगता नहीं है कि इसके बारे में अधिक लोगों को पता होगा। तो ये जो माना जाता है कि भारत की एक सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है, मुझे वो भी प्राप्त है। तो हम सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो आप कहें तो बेसिकली जो मेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटजी है, इस पर आधारित डिस्कशन होगा। हम देखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन बेस्ड प्रिपरेशन, अपनी गलतियों की बार बार एनालिसिस करके, शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसके बार बार रिवाइज करके और टेस्ट आधारित यानी टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन से हम कम से कम तो इंटरव्यू तक जा सकते हैं, क्योंकि यहां तक मैं जा चुका हूं तो कम से कम इंटरव्यू तक आप जा सकते हैं। अब इसके बाद एक जो बात होती है कि जिसको डिस्क्लेमर में बताना आवश्यक है, हो सकता है आप 1-2 सोर्स अलग यूज करें, आप चेंज करते हो, आप अन्य लोगों से भी पूछते हो, तो आप उसके लिए कतई परेशान ना हो। आप अपने मन से सोर्सेस का सिलेक्शन करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मेरा काम है आपको अपनी रणनीतियों के माध्यम से शेयर करना। क्या पता आप कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो सिविल सेवा की तैयारी के दौरान और उन प्रॉब्लम्स का समाधान देना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप जो समस्याएं लिखते हैं, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कृपया बार बार प्लीज न लिखा करें और आप केवल अपना प्रॉब्लम लिख दें। और आपने देखा होगा जनरली मैं सबको रिप्लाई करता हूं, अधिक से अधिक तीव्र गति से रिप्लाई करता हूं। हो सकता है कुछ डिले हो जाए लेकिन आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और मुझसे पर्सनल कांटेक्ट के लिए आप मुझे कृपया फोन के लिए मत रिक्वेस्ट करें। आप मुझे फेसबुक पर यूपीएससी हिंदी नाम से मेरा अकाउंट है, यूपीएससी हिंदी, इस पर आप मैसेज करें, मैं जल्दी से जल्दी उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो हम सीधे अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। जो पाठ्यक्रम है उसके बाद चीज़ों को हम लाइन से डिस्कशन करते हैं। ये जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है इसको मैं आखिरी में आपसे सही ढंग से समझाऊंगा, इसको आखिरी के लिए रखते हैं। पाठ्यक्रम को देखते हैं। देखिए जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 ये बेसिकली आप देखेंगे भारतीय विरासत एवं संस्कृति, ठीक है, यानी आप ऐसे कह दीजिए इसको शॉर्ट में आर्ट एंड कल्चर, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, ठीक है, विश्व का इतिहास एवं भूगोल यानी आप कह सकते हैं हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी और समाज प्लस सोशल, ठीक है। यानी अगर मैं एक शॉर्टकट में कहूं तो यूपीएससी ने जो जीएस पेपर 1 बनाया है, दुनिया के नीचे क्या क्या चीजें आ सकती है इसने कुछ छोड़ा नहीं है भाई। विश्व का इतिहास भी पूछ लिया, विश्व का भूगोल भी पूछ लिया, ठीक है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर को अलग से लिख दिया भाई, इतिहास में उसको नहीं, उसको अलग से लिखा है। और समाज, जो भारतीय समाज है, बेसिकली जो भारतीय समाज है, अच्छा ये देखिए ये पूरी तरह से समाज पर भी फोकस्ड है। तो आप इस सिलेबस को 4 भागों में, जो जीएस पेपर 1 है इसको 4 भागों में तोड़ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, भूगोल और सोसाइटी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि हम किन चीजों पर फोकस करें और क्या चीजें आगे इसमें बढ़ने के लिए करें। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर रखी होगी। साथ में ही आपने कम से कम, अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, बिगिनर सीरीज है क्योंकि ये, तो ये बात मैं मान के चलता हूं कि आपको इतना अवश्य ध्यान में होगा कि जो प्रीलिम्स में मैंने कुछ किताबें बताई थी, प्रीलिम्स में आपको चीज़ों की चर्चा की थी, वो आपने अवश्य वीडियो एक बार जरूर देखा होगा।
इसके अलावा आपको यह ध्यान में होगा कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें विश्व का इतिहास और विश्व का भूगोल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में प्लस एक दो चीजें ऐड हो जाती हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री यहां पे ऐड हो जाती है और दूसरा क्या ऐड हो जाती है, वर्ल्ड जियोग्राफी। ये दो चीजें ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अब आप इस बात को भी समझ सकते हैं, यानी अगर आपने मेंस की तैयारी की है, यानी आपने वर्ल्ड जियोग्राफी अगर पढ़ी है, तो जो प्रीलिम्स में इंडियन जियोग्राफी है वो आपका अपने आप हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ी है, तो भारतीय इतिहास तो उसका एक भाग ही है ना विश्व के इतिहास का, तो यानी आपकी इसकी भी तैयारी बिल्कुल आसान से हो जाएगी। ठीक है, हालांकि जो थोड़ा सा इसमें माइन्यूट डिफरेंस है, जो माइक्रो एनालिसिस है, वो हम आगे चल के करेंगे। तो आप देखें, प्रीलिम्स जो मेंस का सिलेबस है, इसकी सबसे खास बात है बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। क्या डिटेल में बताया गया है? पूरा प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, पूरा डिटेल में क्लियर। यानी आपको यह ध्यान में रखना होगा कि गुफा कलाओं से लेकर वास्तुकला में, गुफा कलाओं से लेकर आप कह सकते हैं वर्तमान में जो आप इसको हम इसको एंग्लो ओरिएंटल आर्ट्स बोलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा गॉथिक शैली है, जो भी वास्तुकला की सारी शैली है आपको वो पूरा तैयार करना होगा। यानी एक टाइम फ्रेम में आपको पूरी चीजों को पढ़ना होगा। और कहां से कहां तक? प्राचीन भारत, ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता से मैं एक बात कहूं, सिंधु सभ्यता से लेके आपको कहां तक पढ़ना होगा? वर्तमान भारत तक। यहां पर देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 18वीं सदी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, इस बात को ध्यान रखें। यानी यहां पर मीडिएवल हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी मेंस के लिए आपको मीडिएवल हिस्ट्री के लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हालांकि यूपीएससी आपके साथ गेम खेलना चाहे, आपके साथ छल करना चाहे, तो वह क्या करेगा, कला एवं संस्कृति के पार्ट में मीडिएवल का प्रश्न पूछ देगा और आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से कि मीडिएवल पार्ट नहीं है मुख्य परीक्षा का, लेकिन क्योंकि इसका तो पार्ट है कला एवं संस्कृति का, तो भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण और उसमें व्यक्तित्व, देश का एकीकरण यानी पोस्ट इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। इसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्लियर बताया है कि 18वीं सदी तथा उसके बाद की घटनाएं, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको इसके पहले की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, यानी पुनर्जागरण और ये सब आपको चीजें नहीं पढ़नी है। आपको कहां से पढ़ना है? 18वीं सदी। बेसिकली हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति, देखिए क्लियर लिखा हुआ है, बाद की घटनाओं को भी एक्सप्लेन किया है कि किन किन घटनाओं को आपको पढ़ना है, क्लियर बताया गया है। औद्योगिक क्रांति पढ़िए, औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, क्यों ब्रिटेन में हुई, क्या क्या कारण थे औद्योगिक क्रांति के। ठीक है, इन चीजों को आपको देखना है, कैसे वो फैली और कैसे उसका मानव एवं विश्व पर प्रभाव पड़ा, तो आपको ये क्लियर पढ़ना है। इसी प्रकार से विश्व युद्ध में आपको क्या पढ़ना होता है? बेसिकली विश्व युद्ध के कारण क्या थे, जो भी टॉपिक है देखिए आपको यही पढ़ना है, कारण क्या थे, इसके अलावा क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद क्या हुआ, यानी विश्व युद्ध के बाद वैश्विक जो शक्ति, आप कह सकते हैं जो शक्ति परिवर्तन हुआ वो किस प्रकार हुआ, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। तो आपको बेसिकली इन चीजों पर डिटेल में पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है भारतीय समाज, तो भारतीय समाज में आपको क्या पढ़ना है? सीधे आपको यही पढ़ना है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, तो क्लियर लिखा हुआ है। देखिए आप सिलेबस ही अगर पढ़ेंगे तो सिलेबस में क्लियर बताया हुआ है कि भारत की विविधता। ठीक है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या है? पहली पार्ट यही है, सीधे बताया है कि भारतीय समाज बहुत ही विविध समाज है। अब विविधता किसमें है? रंग, रूप, धर्म, जाति, जितनी चीजें हैं सब में विविधता है। इसी प्रकार से महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके रक्षोपाय क्लियर देखा आप देख सकते हैं यहां पर होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं यूपी पीसीएस का अलग से यहां पे डिस्कशन नहीं करता हूं। उसका कारण यह है क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। केवल आपको मैंने जो शुरू में ही चर्चा कर दी थी, केवल घटना चक्र स्पेशल आपको पढ़ना है जो यूपी रिलेटेड है, और आपको सेम बिल्कुल सेम सिलेबस है। और आपने अगर 2018 का जो यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा सीधे पूछा है भारत में शहरीकरण की समस्याओं का विवेचना कीजिए। देखिए क्लियर आप देखेंगे सिलेबस में लिखा हुआ है और क्लियर यही क्वेश्चन पूछ दिया है, समस्याओं की विवेचना, उनके समाधान बताइए। सीधे ये बात पूछा हुआ है, देखिए यही क्वेश्चन ही आप कह सकते हैं सीधे पूछा हुआ है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव, ये भी आप यूपी पीसीएस में अगर देखेंगे तो क्लियर पूछा हुआ है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव हुए हैं। इसी प्रकार से सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, और इसी प्रकार से सिलेबस पूरा आप कह सकते हैं। भूगोल भी अगर देखेंगे तो भूगोल को भी एक्सप्लेन किया हुआ है
कि भूकंप पूछेगा, सुनामी पूछेगा, ज्वालामुखी हलचल पूछेगा, चक्रवात आदि ये सब पूछेगा। अब मैं आता हूं थोड़े सोर्सेस पे, उसके बाद पाठ्यक्रम से कनेक्ट करके हम सोर्सेस को चर्चा करते रहेंगे। तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी पेपर हो, चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो, आप अपना एक टारगेट रख लीजिए 499 टॉपिक्स फॉर एवरी GS पेपर। जैसे मैं बात कहूं, आपको 1996, 499 गुणे 4 कर दूं तो 1996 टॉपिक्स बनेंगे और आपको 1996 टॉपिक्स केवल तैयार करने हैं। आप 1997 टॉपिक्स मत करिए। और इतने में मैं गारंटी देता हूं कि आपके लगभग UPSC और UPPCS मेंस के हर प्रश्न आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको केवल यही टारगेट, मैंने इसीलिए इसको 500 भी नहीं किया, मैंने इसको 499 ही रखा है। जनरली आप देखेंगे लुभावने ऑफर चलते रहते हैं मार्केट में, तो इसी तरह का एक ऑफर समझ लीजिए कि आपको केवल 499 टॉपिक हर GS पेपर के लिए तैयार करना है। और ये आप कर लेंगे अगर तैयार, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको आप टैकल करने में समस्या महसूस करेंगे। यानी मैं अगर बात करूं, आप देखेंगे अगर आपने मान रखा है कि आपको एक साल में 365 दिन में अगर पूरा UPSC की प्रिपरेशन करनी है, तो पर डे आपको 4 प्रश्न के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। 4 से 5 प्रश्न की आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आप ये लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो देखिए, जो मैं पहला पॉइंट आज डिस्कशन करने वाला हूं, पहला पॉइंट की पाठ्यक्रम। अच्छा, पाठ्यक्रम पे आने से पहले कुछ चुनौतियों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चुनौतियों को मैं कभी यहां पे लिखता नहीं हूं, उसके कारण ये है कि चुनौतियों को लिख देने से आप लोग का फोकस केवल उस पर होता है और जो साइड वाइज चुनौतियां हैं, जो आपकी पर्सनल चुनौतियां हैं, आप उसको नहीं देख पाते हैं। इसीलिए मैं चुनौतियों को जनरली यहां पे लिखता नहीं हूं। देखिए, कई चीजें होती हैं, कुछ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा काम है बेसिकली सोशल प्रॉब्लम डिस्कस करना, पर्सनल प्रॉब्लम मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। तो जो सिलेबस की चुनौतियां हैं उसमें भी मैं आपको एक बार समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझाता हूं। हो सकता है कि कई लोग को इतिहास बहुत अच्छा लगता हो, बहुत पसंद आता हो इतिहास, ठीक है, और मेरा मानना है कि मुझे इतिहास बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आप देखिए कि अगर मैं चुनौतियों में लिख दूं कि इतिहास बहुत टफ है, ठीक है, मैं चुनौतियों में लिख दूं, तो आप समझ सकते हैं यहां पर मैं चुनौतियों में अपनी जो व्यक्ति निष्ठता है, ठीक है, व्यक्ति निष्ठा को दिखा दे रहा हूं। और इससे क्या होगा, आप एक ओवरऑल व्यू, जिसको मैं बर्ड्स आई व्यू बोलता हूं, वो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं चुनौतियों को इसीलिए अगर सीधे करूं तो आप देखेंगे पेपर 1 में समाज है, भूगोल है, इतिहास है, यानी रटना बहुत है। सबसे बड़ी बात, रटना बहुत है। दूसरी चुनौती सोर्सेस, ये हम आज देखेंगे, डिस्कशन करेंगे क्या सोर्सेस फॉलो करें। तीसरी चुनौती कि करें क्या, मतलब जो सबसे बड़ी बात होती है उत्तर लेखन में, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य क्या होता है, पढ़ना उद्देश्य नहीं है। और मैं आपसे एक बात क्लियर बताना चाहता हूं, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि किसी तरह से UPSC को क्लियर करना है। पढ़ाई में फोकस बिल्कुल नहीं करना है, किसी तरह से किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाकर, और जिसको मैं हमेशा बोलता हूं अपो दीपो भव अपनाकर हमको UPSC क्लियर करना है, न कि इस पचड़े में पढ़ना है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी जानकारी कितनी है। जनरली मैंने ये बात मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं फेसबुक पे कभी एक्टिव रहता हूं तो मैं देखता हूं लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये बता दीजिए कि ये आंसर इसका क्या होगा। अब मैं कहता हूं यार ये तो मुझे नहीं पता, तो फिर कहते हैं अरे आप तो इंटरव्यू तक जा चुके हैं। तो मैं कहता हूं ऐसे ही, मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस मुझसे जनरली लोग रोज मुझसे शेयर करते हैं, और मैं ये बात क्लियर बता देता हूं कि यार मेरी स्टडी अगर आप देखेंगे नॉलेज लेवल, तो मैं आप जितने लोग यहाँ पे वीडियो सुन रहे हैं, मैं इस बात को क्लियर बता देता हूं कि मेरा नॉलेज लेवल आप लोग से सबसे कम है। ये बात को मैं मानने में बिल्कुल हिचक महसूस नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि प्लानिंग स्मार्ट है तो मैं इंटरव्यू तक जा चुका हूं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और इस बात को सीखना होगा। तो चुनौतियों में जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, वह है उत्तर लेखन की चुनौती, कि किस तरह से उत्तर लेखन को टैकल किया जाए। तो हम उन चुनौतियों का एक एक करके समाधान देखते हैं। तो उन चुनौतियों का समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान, पाठ्यक्रम बिल्कुल रट लें और इसका उपयोग आपको करना है। तो आप देखे होंगे, आपने देखा होगा मैंने पाठ्यक्रम को यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी। अब देखिए आपको करना क्या है, बेसिकली पाठ्यक्रम का क्या करना है, पाठ्यक्रम बिल्कुल दिमाग में रट लेना है। उसके पश्चात आप देखें, जैसे औद्योगिक क्रांति है, ठीक है, उपनिवेशवाद है, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब कीवर्ड हैं। आपको क्या करना है, इन सभी कीवर्ड के 20-20 शब्दों के डिफिनीशन लिख के तैयार करना है, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखेंगे क्लियर लिखा हुआ है समाज में, अगर आप समाज के पार्ट में जाएंगे, समाज के पोर्शन में, तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है एक शहरीकरण, ठीक है। इसके अलावा शहरीकरण के अलावा क्या लिखा हुआ है, आप देखें भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता,
ये क्लियर बताया हुआ है। इसकी भी आपको 20-20 शब्दों की डिफिनीशन याद रखनी है। जैसे भूमंडलीकरण क्या होता है, तो भूमंडलीकरण की आपको डिफिनीशन लिखनी है कि यह विश्व को एक गांव बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकीकरण करने का प्रयास है। ठीक है, इस बात को आपको क्लियर एक 20-20 शब्दों में आपको डिफिनीशन लिखना है। भूगोल में अगर आप देखेंगे तो भूगोल में क्या है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, जितनी भी महत्वपूर्ण भौतिकी घटनाएं हैं, आपको क्लियर इसको याद रखना है। क्लियर मतलब इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, एक सबकी 20-20 शब्दों, 25-25 शब्दों की डिफिनीशन याद रखनी है। जैसे चक्रवात, तो चक्रवात क्या है, चक्रवात की डिफिनीशन क्या होगी, निम्न दाब का केंद्र जहां पर हवाएं घूर्णन करती हुई केंद्र की ओर बढ़ती हैं। क्लियर बात, 20 शब्दों में डिफिनेशन आपको सबकी प्रिपेयर्ड ऑन टिप्स आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो उत्तर लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्रश्न आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप 20 शब्दों का जो डिफिनेशन अगर आपको याद है, आप क्या करेंगे, सीधे इसको लिख देंगे तुरंत। आपको 1 मिनट नहीं लगेगा सोचने में, और इंट्रोडक्शन जब आपका सोचने में टाइम नहीं लगा तो आप सीधे सोच सकते हैं, आपका उत्तर लेखन बहुत ही तीव्र गति से हो गया। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है, आपको ध्यान रखना है, आपको पाठ्यक्रम बिल्कुल रटा होना चाहिए। पाठ्यक्रम में कोई समझौता नहीं, पाठ्यक्रम को रटें, इस पे टाइम दें, इसे समझें। मेरे कहने का ये मतलब है, रोज आप कैसे कर सकते हैं, 10 मिनट सुबह के उठते ही, जैसे मेरा क्या होता है, मैं जनरली ब्रश करते टाइम मैं पाठ्यक्रम को एक बार जरूर देखता हूं, और लगभग मुझे अब रटा हुआ याद हो चुका है पाठ्यक्रम, लेकिन फिर भी मैं ये आदत अपनी जाने नहीं देता, क्योंकि अभी भी इस बात को मुझे मानना ही पड़ता है कि अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पाठ्यक्रम आप बिल्कुल एक तरह से रट सकते हैं। फिर दूसरी बात, और क्या पढ़ना है, पिछले 10 वर्षों के पेपर और उनका मॉडल उत्तर। अच्छा, ये जो है, अब आप कहेंगे सर इसका सोर्स बता दीजिए। मार्केट में यार मॉडल आंसर किसी कोचिंग का बहुत अच्छा मुझे नहीं मिला। दृष्टि आईएएस है, इसका जो बुक आती है मॉडल आंसर की, थोड़ी काम चलाऊ है, मैंने जीएस पेपर 4 में भी बात की थी, ये काम चलाऊ ही है, बहुत डिटेल में इसके डिस्कशन नहीं है। आप विजन आईएएस का डिस्कशन देख सकते हैं, इसकी वीडियो अपलोडेड है, हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी मीडियम को आपको ये बात समझनी होगी कि आपको इंग्लिश कंपलसरी में, भाई एक पेपर इंग्लिश कंपलसरी का भी होता है और इसमें आपको 75 नंबर चाहिए। ठीक है, तो आपको वो भी आखिर में पढ़ना ही है, तो इंग्लिश में ही डिस्कशन देख लीजिए, कोई इशू नहीं होगी। तो 10 वर्षों के पेपर आपको देखना ही है। उसके बाद आपको टॉपर्स की कॉपी साथ में ही देखनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जनरली विजन आईएएस या फिर दृष्टि, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको टॉपर्स की आंसर कॉपी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें मेरा एक सजेशन रहेगा, बुरा मत माने कृपया, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी लोग अच्छे लेवल पे क्वालिफाई हो चुके हैं, मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, मुझे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप हिंदी मीडियम के कृपया टॉपर्स के आंसर मत देखें, क्योंकि आप ये देखेंगे हिंदी मीडियम के जो जीएस में मार्क्स है 70 नंबर कम है, 50 से 70 नंबर कम है, और आप जब इन्हीं लोग की कॉपी देख रहे हैं और इन्हीं लोग को अपना बेंचमार्क मान के काम चला रहे हैं, तो सीधी बात है, अगर आप बेंचमार्क से 10-5 नंबर कम रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान मेरे साथ हो चुका है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि कृपया इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की आंसर देखें, वो किस तरह से अपने उत्तर का प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह से संरचनाएं रखते हैं, आपको वो देखनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पिछले 10 वर्षों का पेपर, और 10 वर्षों के पेपर के क्यों देखना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न वाकई में पूछे कहां जा रहे हैं। जैसे अगर मैं वर्तमान में एक एग्जाम्पल से बात करूं, तो 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था। उस वर्ष मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री, जो विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ा। ठीक है, अब यहीं पर एक मेरे दोस्त से तुलना कर लीजिए। एक मेरा दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कोचिंग की, कोचिंग का भी नाम नहीं लूंगा। कोचिंग सब लोग जानते हैं, भारत में एकमात्र हिंदी मीडियम का ऐसा संस्थान है जिसमें 24 महीने में जीएस जैसा छोटा सा कोर्स 24 महीने में कराया जाता है। तो आप पहले ही समझ सकते हैं कि 24 महीने में जब जीएस का कोर्स कराया जा रहा है तो कितनी गहनता से कराया जाएगा। उस कोचिंग में इतनी बड़ाई मैंने सुनी है कि एथिक्स का कोर्स 4 महीने में कराया गया। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, भटकाव नहीं है, मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, विश्व इतिहास उसने 2 महीने पढ़ा। ठीक है, मेरे साथ ही अटेम्प्ट दे रहा था, उसने 2 महीने पढ़ा विश्व इतिहास, मैंने विश्व इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ा। ठीक है, और क्वेश्चन कितना आया, 2008 में 0, 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2019 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं। आप समझिए, ये 2 महीने में मैंने कम से कम 10 बार जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको कम से कम 10 बार रिवीजन किया। तो आप इस बात को समझे। अब ये मुझे ये चीज कैसे पता चली कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मैंने देखा पिछले 10 सालों के पेपर, और 10 सालों मैंने देखा हर साल एक क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, वो भी जो प्रश्न थे बहुत या तो सिंपल होते थे, जैसे रूसी क्रांति उठा के पूछ दिया, औद्योगिक क्रांति का वर्तमान क्या कहते हैं समाज पर प्रभाव पूछ लिया। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ दिए कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपसे हो जाएंगे।
नहीं तो इतने टफ पूछ दिए कि आप एनसीईआरटी के आप वर्ड हिस्ट्री की एक स्पेशल बुक पढ़ेंगे, जैसे सीधे पूछ दिया कि बताइए दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार हुआ। तो आप ये समझते हैं या तो इतने टफ पूछा है, यूपीएससी दो काम ही कर रही थी वर्ड हिस्ट्री। मैंने इस बात को देखा, एनालिसिस की, या तो एकदम टफ क्वेश्चन या तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो जब इजी पूछ रहे थे तो इजी तो मेरी ऐसे ही तैयार थी यार, मैंने प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब पुराने वर्षों के पेपर 10 वर्षों के पेपर देखे हैं तो कम से कम 10 टॉपिक तो मेरे और भी तैयार हो गए। तो इतना तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं इसके लिए क्यों अलग से बुक पढ़ूं। तो मैंने वर्ड हिस्ट्री को अलग से बिल्कुल समय नहीं दिया है, मतलब आप कह सकते हैं मैंने 1 घंटे भी अलग से इसके लिए व्यतीत नहीं किया है। तो 10 वर्षों के पेपर का आप यहीं पे समझ सकते हैं कितना फोकस है। तो आप ये करें, उनका मॉडल आंसर अवश्य देखें, विजन आईएएस से आप देख सकते हैं, ठीक है। जो चीज सच होती है उसको मैं नाम लेने में कभी संकोच नहीं करता हूं, और मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम में एक जो अच्छी चीजें जो मिलती हैं, जो उपलब्ध हैं, अच्छा कंटेंट उपलब्ध है, तो मुझे लगता है विजन आईएएस में ही उपलब्ध है, मेरा मानना है। हालांकि मैंने कोचिंग नहीं की है, मैं कभी कोचिंग को सपोर्ट नहीं करता हूं, और मैं एक वीडियो इस पर बनाने वाला हूं कि क्या कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं, इसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूं डिटेल में। लेकिन इस बात को समझे, अगर आपको कुछ देखना भी है तो सबसे पहले यहां पर अवश्य जाएं। जो तीसरी बात है सोर्सेस की, कि सोर्सेस क्या करें। तो देखिए, सोर्सेस को मैं थोड़ा सा यहां पे आपको इस डायरेक्शन से समझाना चाहता हूं, ठीक है। यहां से आप समझने का प्रयास करें। देखिए, अगर यूपीएससी घर की छत है, इस बात को समझिए, यूपीएससी घर की छत है, तो आपको घर के लिए एक आधार तैयार करना पड़ा होगा, आधार तैयार करना पड़ेगा। आधार के बाद आप कह सकते हैं आपको दीवार चलानी होगी, ठीक है। दीवार के बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर बीम, जनरली आप देखेंगे आपको बीम बनती है ऊपर, तो आपको बीम बनानी होगी जिसपे छत टिक जाए, तभी आप छत पे पहुंच सकते हैं। तो यूपीएससी को आप ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी आपका फाइनल टारगेट है। तो आपको जो डायरेक्शन है कैसे जाना होगा, देखिए, तो डायरेक्शन के लिए आपको एनसीईआरटीज की सारी लिस्ट और कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी से आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ये हर चीज मैंने एनसीईआरटी की वीडियो और उत्तर लेखन की शुरुआत कैसे करें, इन दोनों वीडियोस में डिस्कशन कर ली है। आपको अवश्य देखना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं, या फिर आप बिगिनर नहीं, आप 2 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं लेकिन आप प्रीलिम्स से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको, और यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस में भी अगर आप प्रीलिम्स से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ये 2 वीडियोस आपको अवश्य देखनी चाहिए। उत्तर लेखन कैसे करें ये, और दूसरा एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। तो देखिए, मैं मानता हूं कि जो आधार है घर का, जिसपे नींव है, वो एनसीईआरटी और सिलेबस है। आप एनसीईआरटी एक बार आपने थॉरो रीडिंग कर ली जिस प्रकार मैंने बताया उस तरीके से, और सिलेबस आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस गया है, मतलब प्रश्न पढ़ते ही आपको ये दिखाई देता है कि यार ये सिलेबस के इस हिस्से से पूछा गया है। तो आपने आधार अपना तैयार बिल्कुल ढंग से कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आधार पे दीवार चलानी है, थोड़ी सजावट करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अभी हम सोर्सेस की बात करूंगा, मैं डिटेल में जाके सोर्सेस की बात करने वाला हूं। करंट अफेयर्स, मैगजीन पढ़ेंगे और सप्लीमेंट्री मटेरियल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं सप्लीमेंट्री मटेरियल, ये तो कंपलसरी मटेरियल, आप इस बात को समझिए, ये कंपलसरी मटेरियल है। ये सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको पढ़ना होगा। अभी उस पर हम देखते हैं डिटेल में डिस्कशन। जब आप ये थोड़ा सा कर ले रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली जो सबसे फाइनल, जो आप कह सकते हैं जो बीम है, जिसके ऊपर अगर ये बीम ना रहे तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन, जिसको मैं यहां पे बोलता हूं स्मार्ट प्लानिंग और स्मार्ट स्टडी से मैंने यहां पे डिनोट किया है, आप इसको देखें। तो ये काम आपको अवश्य करना होगा। क्यों? क्योंकि यार शॉर्ट नोट्स आप ऐसे समझ लीजिए, आपका अगर 1 महीने बाद मेंस का एग्जामिनेशन है और आपने अभी भी दिमाग में रख रखा है कि ठीक है मैं सारी किताबों को दोबारा पढ़ लूंगा, तो आप समझ लीजिए कि आप एक तरह से सिलेक्शन श्योर कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि देखिए मैंने किस प्रकार से अपने शॉर्ट नोट्स लगभग यहां पर बना रखे हैं। ये देखिए, ये मेरा जीएस पेपर 1 का शॉर्ट नोट्स है और आप यहां पे देख पाएंगे मैंने 24 पेजेस में, ये देखिए मैंने 24 पेजेस में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और शॉर्ट नोट्स कहां से बनाए हैं मैंने? शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने विजन आईएएस के टेस्ट से, ठीक है। केवल यही विजन आईएएस में मैंने जो टेस्ट दिया था और दृष्टि की जो फ्री अवेक प्रोग्राम, हमें जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड जितने लोग थे उन लोगों को दृष्टि आईएएस ने फ्री में अवेक प्रोग्राम एक शुरू किया था, तो उसमें जो टेस्ट आए थे तो वो मैंने दिया, उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो आप देखेंगे हिटलर, ये कि वर्ड हिस्ट्री शुरू में ही आपको दिख जाएगी, हिटलर, फ्रांस की क्रांति, जो क्वेश्चन आए थे। और भाई मुझे तो क्लियर बात है, अगर ये क्वेश्चन आते थे तो मुझे पता ही नहीं होता था इन चीजों के बारे में, क्योंकि मैंने वर्ड हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं थी स्पेशली। तो जब वर्ड हिस्ट्री पढ़ी नहीं थी तो मैं क्या करता था, इन चीजों के यहीं पे शॉर्ट नोट्स तुरंत देखिए बना लेता था। देखिए लाइंस आपको दिख जाएगी, रूसी क्रांति, बस यही 3-4 पॉइंट आपको दिखेंगे वर्ड हिस्ट्री के। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं वर्ड हिस्ट्री में कर रखा है।
फिर मैंने बेसिकली जो फोकस किया था स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी। आप देखेंगे सारी चीजें लाइन से यहां पर लिखी हुई हैं। मुगल साम्राज्य जो भी है, सिंधु सभ्यता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध का महत्व, पेरियार, जितने एक तरह के क्वेश्चन आए थे आप देख सकते हैं, विजन, ठीक है। यहां पे मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, असहयोग, खिलाफत, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से चीजों को क्लियर करके पूरा लिख रखा था। मैं आपसे भी यही कहूंगा, आप भी इस प्रकार का प्रयास एक शॉर्ट नोट्स का अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य विषय वस्तु है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए आपको पढ़ना क्या है। तो एनसीईआरटी क्या, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? तो सारी पढ़नी है भाई। सोशल यानी समाज विज्ञान से लेके आप कह सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, आपको सारी एनसीईआरटी जितनी मैंने डिस्कशन की है 6 से क्लास 12 की, जितनी लिस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की है t.me/UPSC हिंदी विद गौरव, आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। और जनरली आप देखेंगे जो पेपर 1 के जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होते हैं, उनका क्या होता है, देखिए आप जनरली यही देखेंगे जो यूपीएससी भी पेपर बनाती है। जैसे एक दिन एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा, सर यूपीएससी पेपर कहां से बनाती है? तो मैं बताऊं कहां से बनाती है, यहां पे उसका आंसर है। एनसीईआरटी और सिलेबस को ध्यान में रखती है यूपीएससी, यानी यूपीएससी का एनसीईआरटी और सिलेबस यूपीएससी के लिए आधार का काम करता है। करंट अफेयर्स बेस्ड वो पेपर बनाती है। अब करंट अफेयर्स बेस्ड वो पेपर बना रही है तो यानी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर फेनी चक्रवात आया है, या फिर हाल ही में आप देख रहे हैं अम्फान नाम का एक चक्रवात, जिसका नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने। तो थाईलैंड ने एक जो चक्रवात का नामकरण किया है उस पर प्रश्न आया है। तो हो सकता है चक्रवात के नामकरण पे प्रश्न पूछ दे कि चक्रवात के नामकरण की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख करते हुए बताइए भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति कितना सुवेद्य है। देखिए मेरे दिमाग में सीधे आप देख सकते हैं ना, मेरे दिमाग में बिल्कुल जब मैं करंट पढ़ता हूं तो सीधे मुझे क्वेश्चंस सामने दिखते हैं। अब वो क्यों सामने दिखते हैं, उसका कारण यही है कि जो बेस है वो बहुत मेरा आप कह सकते हैं बेस हाईली मजबूत है, ठीक है। क्योंकि मैंने सिलेबस को ढंग से रटा हुआ है, मुझे सिलेबस दिखता है जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूं, यानी जब मैं दीवार चला रहा होता हूं अपनी इमारत की, तो मुझे सीधे सीधे अपना बेस दिखता है कि यार यहां तो मैंने ये पढ़ा है एनसीईआरटी में चक्रवातों के बारे में ये पढ़ा है। तो मैं करंट अफेयर सीधे वहां पे फोकस होके क्वेश्चन खुद से लिंक कर लेता हूं और क्वेश्चन बनाने में वर्तमान में बहुत माहिर हो चुका हूं, ठीक है। तो आप ये बात समझेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स यहां पे देखिए, तो मैंने क्या बताया आपको, करंट अफेयर्स, दूसरा एनसीईआरटी के साथ करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है यार, एक तो बड़ा यक्ष प्रश्न ये आ जाता है कि करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, लोग रोज पूछते रहते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली सीधे आप यहां पे जाइए, विजन का मेंस 365, ज्यादा इधर उधर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने प्री की तैयारी तो कर ही रहे हैं, आप प्री की तैयारी रेगुलर कर रहे हैं। रेगुलर थोड़ा बहुत जो मैंने डिस्कशन किया कि प्री के लिए करंट अफेयर्स किस तरह से अलग से तैयार करते हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो आप वो चीजें तो तैयार कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप विजन के मेंस 365 पे जाएं, जो बेसिक जो मेंस के टॉपिक फोकस वाइज होते हैं यहां पर ढंग से वो डिस्कस किए रहते हैं। इसके अलावा आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मंथली मैगजीन में दृष्टि की नहीं बोलूंगा जनरली, ठीक है। अच्छा, जो लोग फॉलो कर रहे हैं मैं उनसे मना भी नहीं करूंगा, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत लेंदी मैगजीन आती है, ठीक है। लगभग 300 पेजेस की मैगजीन है और काफी समस्याग्रस्त है। जबकि आप विजन की देखेंगे तो 110 पेज में मैगजीन खत्म हो जाती है। तो कम पढ़ते हैं ताकि हम रेगुलर पढ़ पाए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये आपको पढ़ना है। और ये दोनों चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी विद गौरव से मिल जाएंगी। हिंदी मीडियम में आपने देखा होगा कि पीटी 365 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, विजन की जो क्लासरूम मटेरियल हमने सारा अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो तीसरी चीज है करंट अफेयर्स में, एक जो आप वैल्यू एडिशन कह सकते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप दृष्टि आईएएस की वेबसाइट का यूज कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और मैं अभी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप देखें, अगर ये दृष्टि आईएएस की वेबसाइट है, यहां पे मैं जस्ट आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। तो देखिए ये वेबसाइट शायद ये इसको कुछ इश्यू हो गया है, नेट का शायद प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं दोबारा से, अगर ओपन हो जाती है तो। मैं आपको जस्ट एक चीज शो करना चाहता था और ओपन हो रही है, हाँ। तो देखिए दृष्टि आईएएस की आप वेबसाइट खोलेंगे तो यहां पर एक आता है टू द पॉइंट, यहां पे देख रहे हैं टू द पॉइंट, यहां पर लिखा हुआ है टू द पॉइंट में देखिए क्लियर, जो मैंने बात कही, जैसे कई लोगों ने प्रश्न पूछा था सर जो 20-20 शब्दों की डिफिनीशन है कहां से तैयार करें, तो यहां पर आप देखिए जो टू द पॉइंट है ना, यहां पे क्लियर सांप्रदायिकता एक टॉपिक है, और सांप्रदायिकता का आप देखें यहां पे क्लियर डिफिनीशन लिखा हुआ है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज या राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को ऐसे ऐसे पूरा एक्सप्लेन किया है। इससे जो सबसे छोटी चीज है वो आपको केवल एक नोट्स में लिख लेना है।
आप यहां पर देखें कि जो ये इनका सेक्शन है मेंस ये करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो प्रमुख एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है, प्रमुख एडिटोरियल जैसे मैंने 16 मई का खोला तो यहां पर क्लियर चीजें काफी दी हुई हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए ऐड। और देखिए जब ये एडिटोरियल का देते हैं तो इसके नीचे प्रश्न भी पूछा होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एडिटोरियल जो 16 मई का है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है व्यवहारिक अर्थशास्त्र क्या है, मानव व्यवहार परिवर्तन की वैकल्पिक रणनीतियों का उल्लेख करते हुए तर्कों सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहां पर क्लियर आप कह सकते हैं एक तरह से बताया गया है कि करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, तो मुझे क्या बताना था कि दृष्टिया इसकी आप वेबसाइट का भी यूज क्लियर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा विजन के मेंस 365 और मंथली मैगजीन में से कोई एक, दोनों नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कोई एक। अगर आपने मंथली मैगजीन रेगुलर पढ़ी है तो आप इसी को फॉलो करें, नहीं तो मेंस 365 कोई एक काम आप अवश्य कर लें, ठीक है। तो ये चीज हो गई करंट अफेयर्स की, तो एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स हो गया। अब जो बुक मैंने प्रीलिम्स में बताई थी, ये बुक्स की मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं कि आपको स्पेक्ट्रम एक बार पढ़नी होती है, और जब आप प्री और मेंस के बीच में होते हैं, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स दे लिया है और मेंस अब देने वाले हैं, तो आपको स्पेक्ट्रम भी अब पढ़ने की आवश्यकता खत्म हो चुकी होती है। अब आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो शुरू में आप हालांकि स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, आप अगर बिगनर हैं तो आप स्पेक्ट्रम अवश्य पढ़ें, क्योंकि आप प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान पढ़ ही रहे हैं, तो अवश्य एक बार पढ़ें, उसमें से मेंस की चीजों को भी देखते रहें। उसके अलावा जब आप प्री और मेंस के बीच में रहते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम, आपको फिर बुक्स पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखें। मतलब जो 3 महीने 4 महीने का गैप होता है उसमें आपको कोई किताबें उठा के शुरुआत नहीं करनी है, इस बात का अवश्य फोकस रखें। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, इसके अलावा विजन क्लासरूम मटेरियल सप्लीमेंट के लिए, देखिए यहां पे मैंने चर्चा की है, यहां बताया है कि करंट अफेयर्स मैगजीन प्लस सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट क्यों? क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसा टॉपिक आ रहा है, या फिर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कुछ ऐसा टॉपिक आ गया, आपको लग रहा है कि यार ये चीज मुझे नहीं पता, ये चीज मुझे खोजनी होगी, तो आप कुछ ना करें, आपको केवल क्या करना होगा, केवल विजन का जो क्लासरूम मटेरियल है उसको उठाएं, इसमें देखें कि यार ये टॉपिक कहां दिया है, 2 मिनट लगा के, 10 मिनट मैक्सिमम, ये बुक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम 10 मिनट में इन चीजों को पढ़ लें। और ये जो विजन का क्लासरूम मटेरियल है हिंदी मीडियम में, ये हमने अपनी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, फाइल सेक्शन में जाएं, इसको डाउनलोड करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ये भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसका मोटो है, तो इसे कृपया अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। तो क्लासरूम मटेरियल को आप वहां से डाउनलोड कर लें, और इसको केवल सप्लीमेंट के तौर पे। तो अगर मैं फिर से बात करूं, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, विजन क्लासरूम मटेरियल अन्य चीजों के लिए, जैसे आप समाज का अगर देखें तो समाज के लिए आपने एनसीईआरटी तो पढ़ी ली, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अन्य बुक की आवश्यकता है। एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, यहाँ पे भूगोल भी पढ़ लिया, समाज भी पढ़ लिया, हिस्ट्री भी पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया पढ़ लिया, तब तो आपको कोई अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। अब अगर इसके बाद आपको कुछ चीजें नहीं आ रही हैं और आपको लग रहा है कि अब मुझे और थोड़ा पढ़ना चाहिए और मुझे पढ़ लिख के पीएचडी वाकई में करना है, तो आपको विजन क्लासरूम मटेरियल तब फॉलो करना है। इससे पे रुक जाइए, आपको अगर रुकना है तो आप एनसीईआरटी और इन चीजों पे बाद यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे स्टॉपेज लगा सकते हैं। ये सप्लीमेंट है, ये घर की सजावट है, बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पैसा है तो रिक्वायरमेंट लगाइए। तो ये बात मैंने क्लियर इसलिए लिखी, ओनली फॉर सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये चीजें हमारी तैयारी के दौरान बहुत फोकस में रहेगी। चौथा, जो आपको बिम बनाना है, जिसपे अब फाइनल, जिसको हम कहते हैं लिंटर, जैसे फाइनल जो छत बनेगी घर की, वो आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। अच्छी टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट के शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाना है, मैंने शॉर्ट नोट्स तो आपको दिखाई दिए किस तरीके से बनाना है, मैं शेयर भी कर चुका हूं अपने ग्रुप पे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात, इससे आपको पता चलता है, जो आपको ये चीज पता चलती है, जैसे यहाँ पे आप देखें, मैंने स्मार्ट प्लानिंग की एक चीज डिस्कशन की है शुरू में ही, मैंने बताया कि स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं और कैसे पढ़ना है स्मार्टली तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ए बताया है, ए मतलब एनालिसिस, और ये जो एनालिसिस है, इस बात को आप समझें एनालिसिस कैसे होती है। तो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपने देखा होगा, मैंने अपनी कॉपी को भी शेयर किया है ऑलरेडी, मैं वीडियो भी बना चुका हूं कॉपीज पे। तो टेस्ट दिया, टेस्ट में अपने मार्क्स देखे कि मेरे मार्क्स 95 आ रहे हैं कि 125 आ रहे हैं। मान लीजिए आपके मार्क्स 125 आ रहे हैं तो आप हैप्पी, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके मार्क्स 95 आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाने के लिए थोड़ी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे वहां पे कमेंट्स दिए होते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, मैं एक बात ये भी मान के चल रहा हूं कि आपके पास पैसे नहीं है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, ये एनालिसिस सेल्फ भी हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, अपना आंसर लिखना है, विजन या फिर विजन की सबसे अच्छी मुझे टेस्ट सीरीज लगी मेंस की,
विजन की टेस्ट सीरीज आपको देखनी है, इसके मॉडल आंसर को देखना है और आपको बस क्या करना है, देखना है कि यार मेरा आंसर था और मॉडल आंसर के पॉइंट्स में क्या डिफरेंस था, कितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स और हो सकते थे। मैंने जो सोचा, यानी एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं अभी, मैंने जो सोचा क्या मैंने सही सोचा, क्या आंसर की जो थीम है, जो सेंट्रल थीम है, ठीक है, जो सेंट्रल थीम है क्या वही है जो प्रश्न में पूछा गया, क्या प्रश्न की मांग वही है। तो आप सीधे यहां पर इस चीजों को एनालिसिस करें, मॉडल आंसर देखें, मॉडल आंसर से अपने पॉइंट्स को एनालिसिस करें और आपको लगे कि यार ये मैंने एरर की है तो उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दें। ठीक है, आप मेरे शॉर्ट नोट्स देखे होंगे, मैं पर क्लियर लिखता हूं कि यार ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं क्लियर वहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं, ऐसे बड़ा, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगा, यूपीएससी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ब्लंडर अगर करके आता हूं तो सेल्फ एनालिसिस, जो मैंने वही बात कही, स्मार्ट स्टडी में एक सबसे बड़ी बात होती है एनालिसिस। आपको रेगुलर फीडबैक देना पड़ेगा खुद को, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है, उसकी शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। तो अब मैं जितनी चीजें मैंने अब तक डिस्कशन की, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मैं इसको एक बार जल्दी से वापस शॉर्ट कर दे रहा हूं, क्रिस्प कर दे रहा हूं कि आपको बेसिकली करना क्या है। ठीक है, मैं सारी चीजों को एक बार जल्दी से शॉर्ट में कर दे रहा हूं। दो चीजों में है और इसको मैं 2 टुकड़ों में शॉर्ट में कर रहा हूं। पहली बात, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं, और दूसरी बात प्री से मेंस के गैप में, इन 2 चीजों में मैं बातों को अलग अलग तोड़ दे रहा हूं। तो प्री से मेंस के बीच का जो गैप होता है उसमें कोई किताब नहीं पढ़नी है, बिल्कुल ध्यान रखें। उसमें आपको केवल क्या फोकस करना है, टेस्ट बेस्ड, यानी जो स्मार्ट स्टडी है, पूरा स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके ऊपर फोकस है। आपको केवल टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं टेस्ट के, क्योंकि इसके अलावा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप पर डे एक टेस्ट लिख रहे हैं तो 3 आवर तो आप टेस्ट ही लिख रहे हैं और 3-4 घंटे शॉर्ट नोट्स बनाने में लग जाते हैं। इसके बाद अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम से, तो आप थोड़ा कंपलसरी अगर हिंदी पढ़ेंगे, कंपलसरी इंग्लिश पढ़ेंगे, तो आपका टाइम जनरली खत्म हो जाता है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नथिंग एल्स। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स के मैंने सोर्सेज बता दिए। प्री से मेंस के बीच में है तो करंट अफेयर्स के लिए आप केवल विजन 365 को फॉलो करें, नथिंग एल्स। उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। या अगर आप मैगजीन रेगुलर पढ़ रहे हैं तो मैगजीन में आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसका यूज करें। तो ये बात हो गई। सेल्फ एनालिसिस अवश्य करें, जो प्री से मेंस के बीच के लोग हैं, खुद को देखें टेस्ट सीरीज में क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, कमेंट्स पढ़ें। आप अगर टेस्ट सीरीज पैसे देके नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको फिर खुद से मॉडल आंसर से ये चीज एनालिसिस खुद से कर लेनी होगी। रिवीजन रोज करें, रोज सुबह 4 बजे से उठ के, मैंने बात डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है कि रिवीजन आपको रोज 4 बजे सुबह उठ के करना होगा। तो आपको जो प्री और मेंस के बीच के जो गैप में बच्चे हैं उनको ये चीजों पे अवश्य फोकस करना होगा। अब जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरुआत की हैं और मेंस की चाहते हैं अलग से, तो उनके लिए सजेशन कि प्रीलिम्स के लिए बुक तो सारी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए सारी बुक्स पढ़ी चुके हैं, वो मैंने चर्चा कर ही दी है, तो वो पढ़ें। मेंस स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, उन्हीं बुक्स को और ढंग से पढ़ना है। यानी एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है, ठीक है। इसके बाद नथिंग एल्स। अगर मैं बात करूं जो शुरुआत की है तो आपको बस वही मैंने बात कर दी। एनसीईआरटी सिलेबस ध्यान रखना होगा। करंट अफेयर्स के लिए जो शुरुआत है उनके लिए मैंने थोड़े सोर्स एक्स्ट्रा बताए, जिसमें मैंने आप बताया कि दृष्टि है, इसकी वेबसाइट का उपयोग कर लीजिए, ठीक है। मैंने ये बातें कुछ बताई, आप चाहें तो डेली चीजें डेली भी देख सकते हैं जो लोग शुरुआत में प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी यहां तक अचीव करना है। यानी मैं बात करूं तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये दोनों लोग, चाहे वो शुरुआत में हो चाहे एंड में हो, दोनों लोग को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अवश्य ढेर सारी करनी होगी। और आंसर राइटिंग इज द की फॉर सिलेक्शन, इस बात को अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने आपको कॉपीज मेंस की शो की हैं, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं आते हैं, फिर भी मैं अटेम्प्ट करके 3-4 मार्क्स निकाल ले जाता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है मैंने प्रैक्टिस खूब की है, और बार बार कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें। अब एक जो आंसर राइटिंग की बात है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग की मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, यूपीएससी हिंदी विद गौरव के यूट्यूब चैनल से आप रेगुलर सीखें। अब तक हमने 28 आंसर राइटिंग के वीडियो अपलोड कर दिए ऑलरेडी, उसको ध्यान दें, उसको रेगुलर उतारने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं। देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मेरी शॉर्ट ट्रिक्स सही हैं। मैं आईआईटी रुड़की से पढ़ा हुआ हूं, और आईआईटी रुड़की में जो मेरी पढ़ाई हुई थी, बेसिकली हमारे क्या होता था, आखिरी दिन एग्जाम आज है तो हम एक दिन पहले पढ़ाई शुरुआत करते थे और ढंग से उस दिन मेहनत करके पढ़ते थे। तो हमारी जो अप्रोच होती थी हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने की, हमेशा शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड हमारी स्टडी होती थी।
अब ये शॉर्ट नोट्स बेस्ड स्टडी मैंने यहाँ पर यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान भी यूज किया है, काफी यूज किया है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ हिंट देके बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात ये, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो आपने देखा होगा, जो लोग रेगुलर आंसर राइटिंग फॉलो कर रहे होंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने क्या ऐसी चीजों को चर्चा की है। जैसे मैंने कई बार 4A प्रिंसिपल चर्चा किया है, जैसे अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, इन चीजों को चर्चा किया है। मैंने ये बताया कि आप आंसर को डिमांड सप्लाई की चीजों से लिख सकते हैं कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है। इसके अलावा मैंने काफी चीजें डिस्कशन की हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं चीजों को याद करने का, आंसर राइटिंग करने का, वो मैंने काफी यहाँ पे डिस्कस किया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब जो चैनल है हमारा, उस पर रेगुलर आप बने रहें, रेगुलर आंसर राइटिंग को देखें। इसके अलावा जो यूपीएससी में एक्स्ट्रा मार्क्स गेनर होते हैं वो मैं काफी यूज करता हूं। जैसे आप यहां पर देखेंगे, जैसे ये एक टॉपिक है, वनस्पति एवं प्राणी जात में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ छोटे छोटे ग्राफ तैयार किए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊं, ये आप समझ लीजिए संसाधन है, ठीक है, और ये क्या है, वनस्पति या जीवों की वृद्धि दर है, किसी भी चीज की वृद्धि दर है, और ये एक ग्राफ है मेरा बनाया हुआ। अब देखिए यहां पे आप समझिएगा, संसाधन है, ये देखिए आप एक फिक्स संसाधन पे, संसाधन एक फिक्स एक फिक्स रिसोर्सेज पे जो वृद्धि दर है, यानी जंतुओं की जो वृद्धि दर है, या आप कह सकते हैं पारितंत्र है, चाहे पारितंत्र हो चाहे मैनग्रोव हो, जो भी हो, आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रवाल भित्तियां हो, कोई भी चीज है, उसकी वृद्धि दर एक फिक्स संसाधन पे। अब संसाधन क्या है, संसाधन में टेम्परेचर हो सकता है, सैलिनिटी ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है, ऊर्जा हो सकती है, ठीक है, जो भी चीजें हो सकती हैं वो संसाधन के तौर पे आप गिन सकते हैं। एक फिक्स संसाधन पे वृद्धि दर, यानी जो पारितंत्र होगा वो मैक्सिमम वृद्धि करेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप संसाधन को बढ़ा भी देंगे तो भी पारितंत्र को समाप्ति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए प्रवाल भित्तियां 27 डिग्री टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा इनकी वृद्धि दर होती है। आप टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, 28 डिग्री कर देंगे, तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वृद्धि दर कम हो गई है, यहाँ पे वृद्धि दर कम हो चुकी है, कम कर देंगे तो भी वृद्धि दर कम हो जाएगी। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे शॉर्ट ग्राफ्स मैंने काफी बनाए हैं खुद के, काफी प्रैक्टिस की है। मैं आंसर राइटिंग में डेली उसका यूज करता हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को अवश्य देखें। और दोस्तों, एक जो एंड में बात कहना चाहूंगा, और हमारा लेक्चर आज का समाप्त हो चुका है, कि आपको अगर इस वीडियो से लग रहा हो कि कोई इशू है, कुछ चीजें आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आई हो, क्योंकि हो सकता है कि कई बार, जैसे अभी ये वीडियोस लेक्चर बनाने की मेरी शुरुआती चरण है, तो हो सकता है कि आपको कुछ बातें मेरी ना समझ में आई, या बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट करें उन चीजों को। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज डोंट आस्क फॉर कॉलिंग, क्योंकि मैं फोन का बिल्कुल नहीं यूज करता, और मैं आपको प्रूफ दे भी चुका हूं कि मैं ओनली आईपैड यूज करता हूं, तो इस बात को आप कृपया समझें, फोन कॉल का रिक्वेस्ट मत करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।